हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे थर्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट और पासबुक। इसे लास्ट क्लास में हमने दो मेथड कवर कर लिए हैं जो कि कैश बुक के हिसाब से थे। अगर डेबिट बैलेंस गिवन हो कैश बुक के हिसाब से तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर क्रेडिट बैलेंस हो कैश बुक के हिसाब से तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑलरेडी हमने ये दो क्लासेस में कवर कर रहे हैं, जो पिछले दो क्लासेस में हमने विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट ये। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि यहाँ पे जब बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो जो शुरुआत करेंगे उसकी वो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक के हिसाब से करेंगे। तो जब हम स्टार्टिंग इसकी करेंगे डेबिट बैलेंस पासबुक के हिसाब से, तो लास्ट में जब हम रिकंसाइल करके बैलेंस आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वो आएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले इसका बेस की मीनिंग क्या होता है इसका। तो बच्चों यहाँ पे इसका बेस समझते हैं। एक तरफ तो फर्म होती है, दूसरी तरफ बैंक। फर्म क्या करती है, कैश बुक प्रिपेयर करती है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक कॉलम दोनों ही आते हैं। तो जितनी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करती है फर्म वो सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में। वहीं जो बैंक होती है ये पासबुक बनाती है, जितना भी यहाँ से बैंक का लेन देन किया था वो सारा पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करती है। कैश बुक में दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट डिनोट करते कितना पैसा रिसिप्ट हो रहा है, वहीं क्रेडिट डिनोट करते कितने पेमेंट की गई है। ऐसे ही पासबुक के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। डेबिट साइड डिनोट करती है विदड्रॉ कि कितना पैसा है जो निकलवाया गया है, वहीं क्रेडिट साइड डिनोट करती है कितना पैसा है जो क्रेडिट किया गया यानी कि जमा किया गया, डिपॉजिट्स को है जो डिनोट करके चलती है। तो आज का जो कंसेप्ट कहता है कि जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से होगी। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस, जिसे हम डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आने का मतलब क्या है कि विदड्रॉ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट। तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि बैलेंस है जो अनफेवरेबल है, क्योंकि विदड्रॉ यानी कि पैसा ज़्यादा निकलवा लिया, इतने डिपॉजिट नहीं थे। इस कारण से जो ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है इसको अनफेवरेबल बैलेंस के नाम से भी है जो जाना जाता है। तो अब कंसेप्ट आता है कि कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी जब क्वेश्चन के अंदर हमें डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा। तो डेबिट बैलेंस से पासबुक का ये अनफेवरेबल बैलेंस को शो करता है। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको नेगेटिव में दिखाएंगे। जब हमने सबसे स्टार्टिंग में बैलेंस लिखना है एज पर पासबुक के हिसाब से, तो ये अनफेवरेबल होने के कारण इसको नेगेटिव में यानी कि माइनस वाले आइटम के कॉलम में दिखाया जाएगा। अब जब हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझा था बच्चों कि कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई गई है अगर बैलेंस कैश बुक के हिसाब से था, तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐड किया था, कुछ आइटम्स को माइनस किया था। तो जिन आइटम्स को हमने लास्ट क्लास में कैश बुक के अकॉर्डिंग जब बैलेंस था उसमें ऐड किया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे वो प्रोसेस है जो रिवर्स कर देंगे। यानी कि जो ट्रांजेक्शन हमने कैश बुक के केस में ऐड की थी वो यहाँ पे पासबुक के केस में माइनस की जाएगी। जो कैश बुक के केस में हमने माइनस की थी वो पासबुक के केस में हम ऐड कर देंगे, यानी कि रिवर्स आइटम जो हो जाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं अब हम। स्टेटमेंट गिवन है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, सप्लाइज बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन December 31, 2016 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का जो कि 16,500 से है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। जो परफॉर्मा होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, इसमें सबसे पहले पार्टिकुलर्स आते हैं,
पार्टिकुलर्स के बाद जितनी भी प्लस आइटम्स है यहाँ पे आ जाएंगी और जितने भी माइनस वाले आइटम करने वो यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक के हिसाब से हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो इसको नेगेटिव वाले कॉलम में दिखाया जाएगा 16,500 से, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस को अनफेवरेबल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कहते हैं चेक इशू किया गया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, फर्म ने अपने क्रेडिटर्स को चेक दे दिया, साथ ही साथ कैश बुक में पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन क्रेडिटर्स ने क्या किया, अभी तक वो चेक बैंक के सामने पेश नहीं किया, जिस कारण से अभी तक बैंक ने पेमेंट है जो नहीं की, तो जो ये बैलेंस था वो अभी तक डेबिट है जो नहीं किया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा समझते हैं। एक तरफ हमने फर्म ले लेनी है, दूसरी तरफ बैंक। फर्म ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है कैश बुक के अंदर, बैंक ने पासबुक के अंदर। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस जो कि दिखाता है रिसिप्ट कितना हुआ है, पैसा कहाँ से कितना आया है, क्रेडिट बैलेंस जो बताता है कितनी पेमेंट्स की गई है। ऐसे पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस डिनोट करता है कितना पैसा विदड्रॉ किया गया, क्रेडिट बैलेंस जो बताता है कितना पैसा डिपॉजिट किया गया। अभी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि चेक इशू की फर्म ने चेक इशू कर दिया अपने क्रेडिटर को, तो जैसे ही चेक इशू किया गया होगा फर्म द्वारा तो फर्म ने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन अभी तक क्रेडिटर्स ने वो चेक है बैंक के सामने पेश नहीं किया, तो अभी तक बैंक ने उसकी पेमेंट है जो नहीं की। अब इसका असर क्या होगा बच्चों, अब ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट हमारे पास पासबुक के हिसाब से गिवन है, हमने कैश बुक के हिसाब से उसको ढाल देना है। अभी यहाँ पे पासबुक में जब पेमेंट नहीं दिखाई गई होगी तो फिर पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करके चलेंगे। जो हमारे पास बैलेंस गिवन है इस बार वो पासबुक का, इस कारण से इसमें से हम माइनस करके चलेंगे। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन कहती है यहाँ पे कि चेक इशू, चेक इशूड कि चेक तो इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड अभी तक है जो पेश नहीं किया गया फॉर पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए जब पेश नहीं किया गया तो पासबुक में पेमेंट नहीं दिखाई गई होगी, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। अब इसको सेट करने के लिए क्या करना है, इसमें से माइनस कर देंगे। बैलेंस कितना है 8750 से, तो यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में 8750 रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा करा दिया बैंक के अंदर लेकिन अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया गया। जब फर्म ने चेक भेजा कलेक्शन के लिए तो फर्म ने कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। किस साइड रिकॉर्ड किया होगा, रिसिप्ट साइड। लेकिन अभी तक बैंक ने क्या किया, उस चेक से कलेक्शन किया ही नहीं है। कलेक्शन नहीं किया मतलब कि उसने अभी तक उसको क्रेडिट बैलेंस में दिखाया नहीं है। इसका असर क्या होगा कि जब रिसिप्ट नहीं दिखाई तो जिस कारण से जो बैलेंस होगा फिर इस केस में कैश बुक का वो ज़्यादा होगा किसके कंपेरेटिवली, पासबुक के कंपेरेटिवली। तो अब हमने पासबुक का भी बराबर करना है बैलेंस, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको ऐड करके, क्योंकि पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है कैश बुक से। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें ऐड कर दें ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों ही बैलेंस इक्वल हो जाएं। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, बैंक में जमा करा दिया चेक विद द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड कि चेक जमा कराया बैंक के अंदर ताकि कलेक्शन किया जाए,
बैंक ने कलेक्शन नहीं किया, जिस कारण से रिसिप्ट है जो उसकी यानी कि क्रेडिट साइड है जो उसकी कम हुई। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो किस कॉलम में दिखाएंगे, इसको ऐड करके प्लस वाले कॉलम में 10,500 से रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कि चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक के पास भेजा ही नहीं कलेक्शन के लिए। कैसे इफेक्ट पड़ेगा समझते हैं। जब फर्म ने चेक भेजा कलेक्शन के लिए तो उसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लिया होगा, यहाँ पे रिसिप्ट साइड है जो रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया, एक्चुअल में अभी तक ये चेक बैंक को भेजा ही नहीं गया कलेक्शन के लिए। तो यानी कि इसको तो अभी तक क्रेडिट किया ही नहीं है पासबुक के अंदर, क्योंकि जब तक ये चेक कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा नहीं जाएगा, पैसा कलेक्ट नहीं होगा, तब तक बैंक के पासबुक के अंदर क्रेडिट एंट्री नहीं करेगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि रिसिप्ट है जो कैश बुक की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पासबुक। तो पासबुक और कैश बुक के बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करें, अब इसमें इसको ऐड कर देंगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि कैश बुक में तो चेक रिकॉर्ड कर लिया बट नॉट सेंट टू, बट नॉट सेंट टू, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया, किसको, टू द बैंक, बैंक को नहीं भेजा, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। अब बैंक को जब भेजा ही नहीं कलेक्शन के लिए तो बैंक ने कलेक्शन भी नहीं किया होगा, मतलब कि इसको क्रेडिट भी नहीं किया होगा, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस कम आया होगा। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अमाउंट कितने, 2,000 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब पेमेंट है जो कस्टमर ने डायरेक्टली दे दी किसको, बैंक को, यानी कि बैंक के अंदर तो जमा हो चुका है पैसा। जैसे ही कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के अंदर पैसा जमा कराया होगा तो बैंक ने उसकी एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड कर दी होगी, किस साइड, क्रेडिट साइड, जो कि डिपॉजिट साइड को डिनोट करती है। लेकिन कैश बुक में अभी तक इसको रिसिप्ट साइड दिखाया ही नहीं है, क्योंकि फर्म को कैसे पता चलेगा कि कैश बुक के अंदर तब रिकॉर्ड करेगी ट्रांजैक्शन जब फर्म को पता चलेगा कि कस्टमर ने पैसा जमा करा दिया, और फर्म को तब पता चलेगा जब वो पासबुक की एंट्री बैंक के अंदर जाके करवा के आएगी। तो उस डेट तक जब तक वो एंट्री नहीं पास कराएगी पासबुक के अंदर, तब तक बैलेंस दोनों क्या रहेंगे, मिसमैच रहेंगे। तो अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैंक के अंदर यानी कि पासबुक के अंदर रिसिप्ट रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि कैश बुक के अंदर रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो जिस कारण से फिर पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, किसके कंपेरेटिवली, कैश बुक के कंपेरेटिवली। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पासबुक क्या ज़्यादा दिखा रही है बैलेंस। कैसे रिकॉर्ड करें इसको BRS के अंदर, तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर से है जो पैसा रिसीव हो चुका है डायरेक्टली बाय द बैंक, डायरेक्टली बाय द बैंक। तो जब बैंक के अंदर डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया तो पासबुक में उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश बुक में उसको रिसिप्ट साइड नहीं दिखाया, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। सेट करने के लिए क्या करें, अब इसको माइनस कर दें ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस टैली हो जाएं। नेक्स्ट आते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। जब बैंक सर्विस देते तो उसके बदले वो चार्ज करती है, तो जो बैंक चार्जेस होते हैं उसको पासबुक के अंदर डेबिट किया जा चुका है। बैंक चार्जेस को बैंक ने पासबुक के अंदर डेबिट कर दिया, लेकिन अभी तक इसको कैश बुक में पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाया। तो जब कैश बुक के अंदर पेमेंट कम दिखाई गई है, जिस कारण से फिर कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पेमेंट कम है कैश बुक के अंदर। तो अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस कम है, इस कारण से पासबुक के अंदर इसको ऐड कर देंगे। BRS के अंदर रिकॉर्ड करती हैं बैंक चार्जेस, कि जो बैंक चार्जेस किए गए हैं
डेबिटेड इन द पासबुक, डेबिटेड इन द पासबुक कि पासबुक में डेबिट कर दिए गए, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस कम आया होगा एज कम्पेयर टू कैश बुक बैलेंस। इस कारण से अब इसमें ऐड कर देते हैं 200 से। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। तो यहाँ पे संजय के बेस पे बैंक ने संजय की लाइफ पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट कर दी, तो बैंक ने तो इसको पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया होगा। जैसे ही बैंक ने LIC की पेमेंट की, साथ ही साथ उसने पासबुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फर्म ने उसको कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कि यहाँ पे पेमेंट कर दी गई है जबकि कैश बुक में पेमेंट दिखाई नहीं गई है, जिस कारण से जो फिर कैश बुक का बैलेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक बैलेंस। अभी यहाँ पे पासबुक का बैलेंस कम है, किसके कंपेरेटिवली? कैश बुक के बैलेंस के कंपेरेटिवली। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के इक्वल लाने के लिए क्या करें, इसमें फिर ऐड कर दें ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे BRS के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक। किसने पे कर दिया? ये पेड बाय द बैंक ने, यानी कि बैंक ने क्या किसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया, जबकि कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं पेमेंट साइड पे। तो अब दोबारा से इसको क्या करेंगे, फिर पासबुक के बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस इक्वल हो जाए। एक बिल है 3000 रुपये का, बैंक से डिस्काउंट करवा ले वो नवंबर के अंदर, वो डिसऑनर हो गया अब 31 दिसंबर को। अब जो हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये 31 दिसंबर की बना रहे हैं, तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं कि इसको नोटिंग चार्जेस है जो बैंक द्वारा पे किए गए वो 100, 3000 का बिल था, 100 रुपये उसके नोटिंग चार्जेस लग चुके हैं। तो जब हम इसको डिसऑनर को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसमें हमने नोटिंग चार्जेस ऐड करके फिर रिकॉर्ड करने हैं। 3000 + 100 यानी कि 3100 से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे ही फर्म ने बिल भेजा होगा डिस्काउंट करवाने के लिए, तो फर्म ने उसकी एंट्री कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे दिखा दी होगी, यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली होगी। जबकि ये बिल बाद में क्या होगा, डिसऑनर हो गया, खाली निकल आया, तो फिर बैंक क्या करेगी, इसको डेबिट साइड दिखाएगी। अब यहाँ पे जब कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया रिसिप्ट साइड पे, ये कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट। डेबिट साइड का मतलब क्या है कि रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लिया, जबकि इसको पासबुक के अंदर विदड्रॉ साइड, डेबिट साइड कौन सी होती है, विदड्रॉ साइड रिकॉर्ड किया गया। तो अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ तो रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे विदड्रॉ साइड है, तो इफेक्ट ये पड़ा कि कैश बुक में रिसिप्ट ज़्यादा होने के कारण कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू पासबुक। तो अब हमने पासबुक का बराबर करना है बैलेंस, तो क्या करें, इसमें इसको ऐड करके चलेंगे ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस ऐड हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे डिसऑनर्ड बिल के नाम से कि बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। इसमें इंक्लूड करके नोटिंग चार्जेस को फिर दिखाएंगे 3100 से। सिर्फ यही हमारे पास ट्रांजेक्शन्स बनती हैं। अब हमने टोटल कर लेना है कि प्लस आइटम्स का टोटल कितना बनता है, तो प्लस आइटम्स का टोटल बनता है 17,780 रुपये, और ऐसे माइनस वाले आइटम का टोटल करते हैं 28,750 रुपये। तो हमने देखा कि नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,970 रुपये बैलेंस है जो नेगेटिव साइड पे आएगा। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को डिनोट करता है। मतलब कि यहाँ पे जो कैश बुक की
पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू देयर रिसिप्ट, यानी कि इसे हम कौन सा बैलेंस भी बोल सकते हैं, इसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से भी बोल सकते हैं। अब हमने जो शुरुआत की थी इसकी वो पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से की थी। अब हमने पासबुक से कहाँ इक्वल करना है इसको, कैश बुक के हिसाब के साथ, तो हमने इसको कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस के बराबर ले आए हैं। हम जानते हैं कि जो यहाँ पे पासबुक की जो डेबिट बैलेंस होता है वो कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। अब हमने शुरुआत पासबुक के डेबिट बैलेंस से की, तो हम उसको इक्वल किसके ले आए हैं, कैश बुक के, यानी क्रेडिट बैलेंस इक्वल ले आए हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेमेंट्स है जो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर रिसिप्ट, ये भी ओवरड्राफ्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था, ये तीसरा मेथड था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो फोर्थ मेथड बनता है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग बैलेंस जो गिवन है वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक, तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।